देखो लास्ट टर्म पे यहाँ हम लोगों ने फिनिश किया था। आज हम लोगों को नया टॉपिक पढ़ना है, मॉलिक्यूलर क्लॉक। तो आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर क्लॉक, या इसको हम लोग जीन क्लॉक भी कहते हैं, या इसको हम लोग इवोल्यूशनरी क्लॉक भी कहते हैं। तो इसके तीन तीन नाम हैं, किसी भी नाम से इसको संबोधित किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि आणविक घड़ी, इसका पर्पस क्या है, ज़रूरत क्या है। तो ये बेसिकली जैसे इवोल्यूशन हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे एविडेंसेस हमको देखने के लिए मिलते हैं इवोल्यूशन के, बायोकेमिकल एविडेंसेस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, फॉसिल से जो एविडेंस मिलते हैं। उसी तरह से जो इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स हैं हमारे सेल्स के अंदर, डीएनए और प्रोटीन्स, मतलब न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स, इनमें क्या चेंजेस आया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, उसको जब हम एसेस करना चाहते हैं, यानी मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन की स्टडी जब करना चाहते हैं, तो हम मॉलिक्यूलर क्लॉक टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि इट इज़ अ टेक्निक इन मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। और पहले जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों को नहीं पता था और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उस दौरान ये जो मॉलिक्यूलर क्लॉक या मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन की टेक्निक है वो बेसिकली बायोकेमिकल एविडेंसेस में हम लोग पढ़ते थे। उसमें ये देखते थे कि भाई किसी भी सेल की बायोकेमिस्ट्री में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसमें प्रोटीन्स किस टाइप की हैं, पिछले ऑर्गेनिज्म से वो प्रोटीन्स रिलेट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उसको हम बायोकेमिकल एविडेंस में ही पढ़ लेते थे। लेकिन अब जैसे जैसे हमको जानकारी और मिलती जा रही है डीएनए के बारे में, जीन्स के बारे में, उसके कंट्रोल और रेगुलेशन के बारे में, तो फिर ये नई ब्रांच मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन की वो स्टार्ट हुई और इसकी एक टेक्निक है मॉलिक्यूलर क्लॉक। तो ये मॉलिक्यूलर क्लॉक बेसिकली क्या करती है, कैसे इस टेक्निक को एम्प्लॉय किया जाता है मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन में। तो इसका मेन काम ये होता है कि इट इस्टेब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन टाइम, और कौन सा टाइम, टाइम ऑफ डाइवर्जेंस बिटवीन टू स्पीशीज। जब दो स्पीशीज एक दूसरे से अलग हुई, उस टाइम को ये कोरिलेट करता है किस चीज से, द मॉलिक्यूलर डिफरेंसेस इन डीएनए एंड प्रोटीन sequences between the two species। स्पाई लिख दिया हम, स्पीशीज। तो इसका मतलब कि अगर ये स्पीशीज ए है, ये इवॉल्व होके स्पीशीज बी में कन्वर्ट हो रही है, तो ये जो पूरा टाइम ड्यूरेशन है, यानी कि डाइवर्ज होने का, स्पीशीज ए से स्पीशीज बी में डाइवर्जन का जो टाइम ड्यूरेशन है, उसको हम इंटरलिंक करेंगे किस चीज़ से, कि स्पीशीज ए में और स्पीशीज बी में जो मॉलिक्यूलर डिफरेंसेस अराइज हुए, जिसकी वजह से ये एक नई स्पीशीज तैयार हो गई, स्पीशीज बी। तो इसको जब हम कोरिलेट करते हैं तो उस टेक्निक को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर क्लॉक। अब ये जो कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर क्लॉक का, ये किस चीज़ पे बेस्ड है, तो ये इस चीज़ पे बेस्ड है कि जो डीएनए और प्रोटीन सीक्वेंसेस होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, वो एक कांस्टेंट रेट पे इवॉल्व होते हैं या चेंज होते हैं। ये एजम्पशन है, ये हाइपोथेसिस है कि मतलब हम मान लें कि अगर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो टाइम है वो सपोज 1 मिलियन ईयर्स का है,
ये हमने लिख लिया पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो इस ड्यूरेशन का, ये जो ड्यूरेशन है वो 1 मिलियन साल का है ड्यूरेशन। तो इतने ड्यूरेशन में हम ये मान के चल रहे हैं, हाइपोथेसिस है ये, कि 100 न्यूक्लियोटाइड्स या से 80 एमिनो एसिड्स ये जो हैं ये चेंज हो गए। ये सिर्फ रफ आपको समझाने के लिए है, ये कोई ऐसा वो फिक्स डेटा नहीं है। और फिर जब अगले स्पैन में हम जाएंगे यानी कि पॉइंट सी पे पहुंचेंगे तो फिर से वही उतना ही साल यानी 1 मिलियन ईयर्स बीता होगा। तो यहाँ पे भी जो चेंजेस होंगे वो उतने ही होंगे, यानी 100 न्यूक्लियोटाइड्स एंड 80 एमिनो एसिड्स, ये भी चेंज हो। तो यानी कि एक कांस्टेंसी हो गई है, रेट जो चेंज का है इन इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स के चेंज का जो रेट है वो कांस्टेंट है। तो इतना समय बीतेगा तो हमको पता चलेगा कि हाँ इतने चेंजेस आए। तो इस पॉइंट को हमको जानना है। तो अगर इसको हम मेंशन कर दें कि दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस दैट डीएनए and protein sequences among different organisms evolve का मतलब क्या हो गया, change at a relatively constant rate ओवर टाइम। तो हमने देख लिया कि हमने एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया और उस टाइम फ्रेम में इतने ही चेंजेस हमको हर बार मिलेंगे। लेकिन ये इस तरह से स्ट्रिक्टली काम नहीं करती मॉलिक्यूलर क्लॉक। ये भी एक तरीका है इसका, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट मॉलिक्यूलर क्लॉक, जहां हमने बिल्कुल फिक्स कर लिया कि हाँ भैया इतना टाइम बीता तो इतने चेंजेस आ गए। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट और इवॉल्व हुआ तो पता चला कि ये जो हमने एकदम फिक्स कर लिया है ऐसे नहीं चलता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है। और तब रिलैक्स्ड मॉलिक्यूलर क्लॉक का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें थोड़ी बहुत ये इस नंबर में वेरिएशंस पॉसिबल हैं कि हो सकता है इस बार 100 न्यूक्लियोटाइड्स चेंज हुए हों, अगले 1 मिलियन साल में हो सकता है 120, 140 या 80 ही न्यूक्लियोटाइड्स चेंज हुए हैं। सेम इज द केस विद एमिनो एसिड्स। तो ये वाला जो हम बता रहे हैं आपको स्ट्रिक्ट मॉलिक्यूलर क्लॉक बता रहे हैं, दूसरा जो हमने बताया वो रिलैक्स्ड मॉलिक्यूलर क्लॉक होती है। अब मान लीजिए स्ट्रिक्ट वाले की हम फिलहाल बात कर रहे हैं, तो ये जो कॉन्स्टेंसी है रेट की, इससे हम ये पता लगा सकते हैं, अगर हमको ये चेंजेस पता लग जाएं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में डाइवर्ज होने में कितना साल या कितना समय लगा, या पॉइंट बी से पॉइंट सी में डाइवर्ज होने में कितना टाइम जो है वो लगा। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशंस भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अगर इस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन करें तो दिस कॉन्स्टेंसी is used to estimate that how much time has passed since species diverged from a common ancestor। यहाँ हम इसको पॉइंट ए को स्पीशीज़ ए मान सकते हैं और पॉइंट बी हम स्पीशीज़ बी मान सकते हैं, और हम एक और इस तरह से इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं कि इस पॉइंट ए से स्पीशीज़ बी भी निकली, स्पीशीज़
डी निकली, ई निकली, एफ निकली, दैट डिपेंड्स कि वो तो हम फाइलोजेनेटिक ट्री से भी पता कर सकते हैं, लेकिन टाइम पीरियड पता लगाने के लिए हमको मॉलिक्यूलर क्लॉक टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मॉलिक्यूलर क्लॉक बेसिकली क्या नापती है, क्या मेजर करती है? तो मॉलिक्यूलर क्लॉक मेजर्स द डिग्री ऑफ differences between sequences of information molecules यानी डीएनए और प्रोटीन्स ओवर टाइम के साथ कितना चेंज आ रहा है इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स के सीक्वेंसेस में, इसको मॉलिक्यूलर क्लॉक टेक्निक से पता करते हैं हम। अब सवाल ये आता है कि ये जो मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस है ये दिया किसने था? तो ये पॉइंट अगर हम देख लें, फैक्ट है, तो मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस तो ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय एमिल जुकर कैंडल और दूसरे साइंटिस्ट थे लाइनस पॉलिंग। बहुत बड़े केमिस्ट्री के ये जानकार थे लाइनस पॉलिंग। इनको भी 2 बार नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन दोनों केमिस्ट्री में नहीं मिला था। एक बार केमिस्ट्री के लिए मिला था और दूसरा मिला था पीस के लिए, शांति फैला रहे थे। तो एक ये शांति दूत हैं और एक बराक ओबामा है शांति दूत, उनको भी नोबेल मिल चुका है। खैर, अब ये जो मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस है, इसको थ्योरेटिकल सपोर्ट या थ्योरेटिकल बैकिंग कैसे मिली? मतलब इन थ्योरी इस मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस को किसने सपोर्ट किया? तो ये पॉइंट अगर हम यहाँ पे मेंशन करें तो दिस हाइपोथेसिस received theoretical backing when मोटू किमूरा, पता नहीं मोटे थे कि नहीं, ये नाम इनका यही है, when मोटू किमोरा developed the neutral theory of molecular evolution in 1968। ये जो न्यूट्रल थ्योरी थी मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन की, इसने मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस को बहुत ज़्यादा बैकिंग दी, सपोर्ट दिया। तो इसलिए ये पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो न्यूट्रल थ्योरी है, न्यूट्रल थ्योरी इज द फाउंडेशन ऑफ मॉलिक्यूलर क्लॉक टेक्निक। तो मॉलिक्यूलर क्लॉक टेक्निक को समझने के लिए हमको न्यूट्रल थ्योरी के बारे में भी समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। तो ये जो थ्योरी है न्यूट्रल थ्योरी, ये सबसे पहले जैसा कि अभी हमने बताया
given by Japanese biologist। और बायोलॉजिस्ट भी क्या थे, ये बेसिकली पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट थे। मोटू किमूरा। मोटू किमोरा ने इसको 1968 में दिया था। एंड independently by two American biologists, Jack Lester King and Thomas Hughes Jukes in 1969। तो इन दोनों अमेरिकन बायोलॉजिस्ट ने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया था। बाद में मोटू किमोरा ने ये जो थ्योरी है न्यूट्रल थ्योरी, इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया अपने मोनोलॉग में, जिसको इन्होंने नाम दिया द न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। तो ये पॉइंट अगर हम कह दें, डिस्क्राइब इन डिटेल in 1983 by Kimura in his monograph। मोनोग्राफ का मतलब होता है जब किसी एक टॉपिक पे हम पूरी किताब लिख देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मोनोग्राफ। तो उस मोनोग्राफ का नाम था द न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। अब हम देखते हैं कि इस थ्योरी में कहा क्या जा रहा है। ये तो हम लोग साइंटिस्ट वगैरह के नाम देख रहे थे। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस थ्योरी। इस थ्योरी का जो मेन प्रोपोजिशन है उसको अगर हम आपको पहले बता दें, तो ये थ्योरी ये कहती है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होते हैं, और स्पीशीज के अंदर जो वेरिएशंस होते हैं या अलग अलग स्पीशीज में जो वेरिएशंस होते हैं वो जेनेटिक ड्रिफ्ट की तरह होते हैं, की वजह से होते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, और न कि हर समय हर वक्त नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होते हैं। मतलब क्या कहना चाह रही है ये थ्योरी, ये आप समझिए पहले। इट स्टेट्स दैट मोस्ट evolutionary changes occur at the molecular level, and most of the variations within and between species are due to random genetic drift। किसका? of mutant alleles that are selectively न्यूट्रल। यानी ये जो म्यूटेंट एलील्स हैं ये न्यूट्रल होती, इसका कोई असर नहीं आता है। जैसे हमने आपको साइलेंट म्यूटेशन के केस में बताया ही था कि ऑल्दो थर्ड बेस चेंज हो रहा है लेकिन जिस एमिनो एसिड को वो कोड करेगा वो सेम रहेगा।
इट इज़ बिकॉज ऑफ डीजेनेरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड। तो ये थ्योरी यही स्टेट कर रही है कि जो मैक्सिमम इवोल्यूशंस होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे होते हैं, और जो वेरिएशंस आते हैं स्पीशीज़ के अंदर विद इन स्पीशीज़, यानी अलग अलग इंडिविजुअल्स में या बिटवीन स्पीशीज़ अलग अलग स्पीशीज़ में, वो रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से आते हैं। तो अब सवाल ये है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, इसके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा जेनेटिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट हम आपको बता दे रहे हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय सीवॉल राइट। सीवॉल राइट ने दिया था, और इसी वजह से इसको हम और किस नाम से जानते हैं? ऑल्सो नोन एज एलेलिक ड्रिफ्ट या द राइट ड्रिफ्ट, इन्हीं के नाम पे। इसमें होता क्या है एक्चुअली जेनेटिक ड्रिफ्ट? तो it is the change in the frequency of an existing gene variant। जीन वेरिएंट का मतलब क्या हो गया? एलील। भाई जीन के ही दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो होते हैं, या जितने भी अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं उनको हम एलील कहते हैं। तो आप उसको जीन वेरिएंट कहिए या एलील कहिए, बात वही है। एलील इन ए पॉपुलेशन ड्यू टू random chance, due to random chance। क्या कह रहा है जेनेटिक ड्रिफ्ट? किसी एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, किस वजह से? रैंडम चांस इवेंट की वजह से होता है। नेचर पहले से सोच के चेंज नहीं कराती। कभी कोई ऐसी अकस्मात घटना हो गई, नेचुरल कैलामिटी हो गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, या एवेलांच आ गया, तो उसकी वजह से एलील की फ्रीक्वेंसी जब चेंज होती है तो उसी को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। अब कैसे क्या होता है इसको थोड़ा हम आपको अभी एग्जाम्पल देके समझाते हैं। उससे पहले इसकी एक डेफिनेशन और हम आपको बता दें कि द रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो की पॉइंट्स हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के डेफिनेशन की वो याद रखते हैं। पहली बात तो ये रैंडम इवेंट है और डायरेक्शनलेस है। जब रैंडम होगी तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं मूव करेगी ये। तो द रैंडम एंड डायरेक्शनलेस चेंज होगा, नॉट चेंजेस, चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी as a result of chance event from one generation to the next in a small population। ये भी ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन स्मॉल होनी चाहिए। इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। स्मॉल पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी में रैंडम और डायरेक्शनलेस चेंज अगर हो रहा है तो उसको हम कहेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट।
जैसे नेक्स्ट पेज पे हम इसको दिखाते हैं आपको। अब इसमें आप देखिए, यहाँ क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन ये हमको दिख रही है। इनिशियल पॉपुलेशन, इसमें ये बीटल्स हमको दिख रहे हैं, ब्लू कलर के 5 हैं और रेड कलर के भी 5 हैं। रेशियो क्या हो गया, 5:5। मान लो किसी आदमी ने, या ये तो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हो गया, मान लो यहाँ हाथी टहलती हुई आई और उस हाथी का पैर पड़ा इसके ऊपर, तो इस स्वैट को आप हाथी का पैर समझ लीजिए, चाहे स्वैट ही समझिए, समझने के ऊपर है। और उस हाथी के पैर रखने की वजह से ये 4 जो नीले वाले थे ये मर गए। तो अब इस कंडीशन में रेशियो क्या हो गया, 5 रेड एंड 1 ब्लू। अब ये इकलौता ब्लू वाला बचा, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है चांस इवेंट। ये जो स्वेट हो रहा है ये चांस इवेंट है। ये हाथी का पैर अगर पड़ा इस पे तो ये चांस इवेंट है। इसका मतलब अब अगली पॉपुलेशन, अब जो बचे हुए हैं वो तो फिर से ग्रो करें, मतलब डिवाइड करें, रिप्रोड्यूस करेंगे और अपनी संख्या बढ़ाएंगे। तो जिसकी संख्या ऑलरेडी कम है, एक ही बचा, तो वो रिप्रोड्यूस करके 2 बनाएगा। लेकिन यहाँ लाल वाले 5 बच गए, तो ये रिप्रोड्यूस जब करेंगे तो 5 का 10 बनाएंगे। तो इनिशियल पॉपुलेशन में रेशियो जो है 5:5 था, दोनों इक्वल थे, लेकिन चांस इवेंट की वजह से इनका जो रेशियो हो गया, ये देखिए कितना ज़्यादा चेंज हो गया, 5:1 रेशियो आ गया। 10:2 का मतलब 5:1। 10 लाल वाले और सिर्फ 2 नीले वाले बचे। इसका मतलब कि ब्लू कलर को कोड करने वाली जो एलील थी उसकी फ्रीक्वेंसी फाइनल पॉपुलेशन में बहुत कम हो गई। रेड कलर को कोड करने वाली एलील की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये हो रहा है चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम चेंज, यानी कि रिडक्शन, अगर हम कहें रिडक्शन इन एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू एलील। ये हो गया। इस पूरे इवेंट को हम क्या कहेंगे, इस पूरे फिनोमेना को जेनेटिक ड्रिफ्ट। अच्छा, ये तो हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया जेनेटिक ड्रिफ्ट का। सर, जी, और डायरेक्शनलेस का मतलब जैसे यहाँ रेड वाले की पॉपुलेशन इंक्रीज की है, ऐसे ब्लू वाले की भी कर सकती थी। मान लो पैर यहाँ पड़ जाता हाथी का, तो क्या होता, जी। अगली जनरेशन में ब्लू वाले ग्रो कर जाते। और तो इसका मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं पहले से तय था कि रेड वाले की ही फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। वो हो जाता है इसी को डायरेक्शन। डायरेक्शनलेस बोलते हैं। यस, दैट इज डायरेक्शनलेस। अच्छा, अब जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से क्या हो सकता है, इन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लें कि जेनेटिक ड्रिफ्ट may cause complete disappearance of gene variants, या जिसको हम एलील्स कहते हैं, and reduce genetic variation। यहाँ पे भी आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि जेनेटिक वेरिएशन फाइनल पॉपुलेशन में कम तो हो ही गया। कहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे इनिशियली, और बाद में डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो कितना चेंज हो गया।
अगर ऐसा होता कि ये वाला जो नीला वाला बीटल है ये भी यहीं बैठा रहता और ये भी मर जाता, तो इस जो ब्लू एलील है ये पूरी तरह से गायब हो जाती इस फाइनल पॉपुलेशन में से। तो वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन्ड है कि इट मे कॉज कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ जीन वेरिएंट या एलील। ठीक है। दूसरा, इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेयर एलील्स और make them fixed। रेयर एलील की फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी सकता है, जैसे यहाँ पे अब रेयर तो नहीं कहेंगे लेकिन ऐसा हो सकता है लाल वाले की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, अगर आप उसको रेयर मान लें तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। या मेक देम फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड का मतलब ये हो गया ऐसी पॉपुलेशन जिसमें किसी एलील का सिर्फ एक ही वेरिएंट मौजूद हो। मान लो कि दो एलील्स होती हैं, ए और ए। अगर ये वाली पूरी तरह से ख़त्म हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो पॉपुलेशन है इट कंटेन्स 100% ए एलील। तो इसका मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे उसमें अगर डिप्लॉयड हैं तो उनका जीनोटाइप ए होगा। अगर ये ख़त्म हो जाती कैपिटल ए तो स्मॉल ए वाली 100% हो जाती, तो हम इसको कहते कि ये फिक्स हो गई है, फिक्स्ड। अब इस टर्म को हम एक्सप्लेन करेंगे आगे और, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना सफिशेंट है। 100% ए एलील मतलब कि ये फिक्स हो चुकी है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट का कि व्हेन फ्यू कॉपीज ऑफ द एलील exist, the effect of genetic drift is more notable। तो जब कम कॉपीज होंगी एलील की, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल पॉपुलेशन। अगर यहीं पे ये लाल नीले वाले 2000 बैठे होते तो 2000 में से 4 मर भी जाते तो क्या कोई फर्क पड़ता? 1996 तो बचे हैं। तो लार्ज पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट नहीं होगा क्योंकि वो मेंटेन कर लेगी कुछ दिन बाद, एक दो जनरेशन बाद वो पॉपुलेशन अपना ओरिजिनल स्टेटस मेंटेन कर लेगी। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन में ऑपरेट होता है, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो वही फ्यू कॉपीज का मतलब स्मॉल पॉपुलेशन। तो उसका कंट्रेरी भी अगर हम यहाँ पे लिख दें कि व्हेन मेनी कॉपीज ऑफ द एलील एग्जिस्ट द इफेक्ट इज लेस नोटेबल, या कभी कभी नोटिस में नहीं भी आता है। तो मेनी कॉपीज का मतलब हम बात क्या कर रहे हैं? लार्ज पॉपुलेशन की। ठीक है। अब इस जेनेटिक ड्रिफ्ट का इस्तेमाल किमूरा ने कैसे किया अपने न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन में? वो पॉइंट अगर हम यहाँ पे देख लें कि जेनेटिक ड्रिफ्ट के कॉन्सेप्ट को उन्होंने कैसे इंटीग्रेट किया अपनी थ्योरी में। तो इन 1968 किमूरा claimed in his neutral theory that
most instances where a genetic change spreads across a population, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि इस जेनेटिक चेंज की वजह से कोई फिनोटाइप में असर दिखे, यानी कि नॉट नेसेसरीली चेंजिंग द फिनोटाइप। भाई साइलेंट म्यूटेशन भी तो हो सकते हैं और वही होते हैं मोस्टली, तो फिनोटाइप में चेंज कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो नॉट नेसेसरीली चेंजिंग द फिनोटाइप आर कॉज्ड बाय genetic drift, acting on neutral mutations। क्या कह रहे हैं? किमूरा ने क्या कहा कि most instances where a genetic change spreads across a population are caused by genetic drift acting on neutral mutations। तो जहाँ भी, यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जेनेटिक चेंज अगर फैल रहा है किसी पॉपुलेशन में, तो वो किस वजह से होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से। एक्टिंग ऑन न्यूट्रल म्यूटेशंस, क्योंकि न्यूट्रल म्यूटेशंस की बात कर रहे हैं। न्यूट्रल म्यूटेशन का मतलब कि हमको वो फिनोटाइप में नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर अंदर वो चेंजेस हो रहे हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ इवेंट्स में जेनेटिक ड्रिफ्ट भी जो हो रहा है वो न्यूट्रल म्यूटेशंस की वजह से हो रहा है, या उसका रिजल्ट न्यूट्रल म्यूटेशंस निकल के आ रहा है, जो फाइनली हमको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर न्यूट्रल थ्योरी के कुछ और पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लें, चल तो वही रहा है पूरा, लेकिन फिर सेपरेटली अगर हम यहाँ पे मेंशन करें तो न्यूट्रल थ्योरी जो होता है ये मॉलिकुलर लेवल पे जो इवोल्यूशन हो रहा है सिर्फ उसी के लिए अप्लाइड है, यानी कि इट अप्लाइज ओनली फॉर इवोल्यूशन एट मॉलिकुलर लेवल। लेकिन मॉलिकुलर लेवल पे अप्लाई होने के साथ साथ ये जो डार्विन ने कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इवोल्यूशन होता है जिसमें फिनोटाइप्स में चेंजेस आते हैं, उसके लिए भी ये न्यूट्रल थ्योरी कॉम्पैटिबल है। न्यूट्रल थ्योरी बस ये कह रही है कि मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर न्यूट्रल, ये कभी नहीं ये कह रही है कि ऑल ऑफ द म्यूटेशंस आर न्यूट्रल। मोस्ट न्यूट्रल होते हैं और उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से फिनोटाइप में चेंज आता है। तो यानी ये थ्योरी डार्विन की थ्योरी से भी कॉम्पैटिबिलिटी शो करती है। तो इसका मतलब इट इज कॉम्पैटिबल विद phenotypic evolution brought about by natural selection as postulated by Darwin। देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमने कहा था, नॉट नेसेसरीली चेंजिंग द फिनोटाइप, तो जरूरी नहीं है कि हर बार जो जेनेटिक चेंज स्प्रेड हो रहा हो उसमें फिनोटाइप चेंज हो रहे हों, लेकिन पॉसिबल है कि फिनोटाइप चेंज हो, उस चीज़ को नकारा नहीं जा रहा है। फिर न्यूट्रल थ्योरी और क्या सजेस्ट करती है?
तो इट सजेस्ट दैट मोस्ट म्यूटेशंस आर डेलिटेरियस। डेलिटेरियस का मतलब हार्मफुल, हार्मफुल। बट they do not make significant contribution to variation within and between species at molecular level as they are rapidly removed by natural selection। समझिएगा इस पॉइंट को। न्यूट्रल थ्योरी ये सजेस्ट कर रही है कि मैक्सिमम जो म्यूटेशंस होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। तो अगर ये हार्मफुल होते हैं तो इसका मतलब कि स्पीशीज़ के लिए डिसएडवांटेज होना चाहिए और अपना हार्मफुल असर इनको स्पीशीज़ में दिखाना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाते, तब दे डू नॉट मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू वेरिएशन, चाहे वो स्पीशीज़ के अंदर वेरिएशन हो रहा हो, चाहे स्पीशीज़ दो स्पीशीज़ों के बीच में, स्पीशीज़ के बीच में हो रहा हो। ऐसा क्यों नहीं कर पाते, अपना हार्मफुल इफेक्ट क्यों नहीं दिखा पाते हैं वेरिएशन में? क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है उस दौरान ये जो हार्मफुल म्यूटेशंस होते हैं ये पॉपुलेशन से रिमूव हो जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं। और समझने की बात है सिंपली कि अगर कोई ऐसा म्यूटेशन है जो चेंजिंग एनवायरनमेंट द्वारा फेवर नहीं किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उस म्यूटेशन को कंटेन करने वाले इंडिविजुअल्स चेंज्ड एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। तो सरवाइव अगर वो इंडिविजुअल्स ही नहीं रहेंगे तो उनके अंदर जो डिलीटीरियस म्यूटेशंस वाली एलील्स होंगी वो कहाँ से अगली जनरेशन में जा पाएंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगी उनके साथ। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो इन मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्मफुल म्यूटेशंस को रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब बात आती है कि फिर न्यूट्रल म्यूटेशन क्या होता है। तो न्यूट्रल म्यूटेशन, उसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है आपको, मालूम है कि न्यूट्रल म्यूटेशन डज नॉट अफेक्ट organisms ability to survive and reproduce। तो ऐसा कोई भी म्यूटेशन जिससे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन पे कोई फर्क न पड़ रहा हो वो न्यूट्रल म्यूटेशन कहलाता है। अच्छा, फिर ये न्यूट्रल थ्योरी एक और चीज अज्यूम करती है, वो क्या है? एक सेकंड। तो न्यूट्रल थ्योरी जो है वो, न्यूट्रल थ्योरी assumes that mutations which are not deleterious, सारे तो deleterious होते नहीं हैं, कुछ नॉन डेलिटेरियस भी होते हैं, नॉन हार्मफुल भी होते हैं। तो ऐसे म्यूटेशंस जो हार्मफुल नहीं है, नॉट डेलिटेरियस, आर न्यूट्रल रादर देन बेनिफिशियल। मतलब ये मत समझिएगा
इनफैक्ट न्यूट्रल थ्योरी भी यही कहती है कि ऐसे म्यूटेशंस जो हार्मफुल नहीं हैं वो फायदेमंद होंगे। ऐसी बात नहीं है, अगर वो हार्मफुल नहीं है तो वो न्यूट्रल होगा, वो कुछ नहीं कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वो फायदेमंद होगा। तो न्यूट्रल थ्योरी assumes that mutations which are not deleterious या non harmful are neutral rather than beneficial। सिंपल सी बात है ये। अब नेक्स्ट पॉइंट हम आपको एक्सप्लेन करें। ठीक है, ये सेंटेंस लिख देते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। और वो क्या है, इसी थ्योरी का ही पार्ट है कि एज only a fraction of gametes will be used by each generation of a species, a mutant allele can arise within a population and reach fixation by chance only। जो बातें हमने अभी ऊपर की हैं, and not by selective advantage। इस स्टेटमेंट को समझिए, क्या कह रहा है ये। As only a fraction of gametes will be used by each generation of a species। भाई हर एक स्पीशीज में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, हर एक मेंबर्स जो है इनॉर्मस नंबर ऑफ गेमीट्स बनाते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमंस की बात कर लें तो 300 मिलियन स्पर्म्स पर इजैकुलेशन, मतलब एक बार में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के दौरान 300 मिलियन स्पर्म्स बॉडी से निकल जाते हैं। तो इसी तरह से अच्छा, अब उन 300 मिलियन स्पर्म्स में से कितने स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे ओवम को? एक, या हो सकता है दो, जो डाइजाइगोटिक ट्विंस वगैरह जो बनते हैं। तो 300 मिलियन स्पर्म में से सिर्फ एक जो है वो अगली जनरेशन में जा रहा है, एक गैमीट का जो जेनेटिक मटेरियल है वो अगली जनरेशन में जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ गैमीट्स विल बी यूज्ड बाय ईच जनरेशन ऑफ स्पीशीज। तो पूरी स्पीशीज को अगर हम देख लें, पूरी स्पीशीज में जितने इंडिविजुअल्स हैं उसमें वो सारे मिलके कितने गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे और उसमें से कितने गैमीट जो है वो अगली जनरेशन को बनाएंगे, तो वो बहुत माइन्यूट फ्रैक्शन होगा, बहुत छोटा फ्रैक्शन होगा टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स का। तो जब इतना छोटा फ्रैक्शन है तो सोचिए कि इसमें उस छोटे से फ्रैक्शन में अगर कोई म्यूटेंट एलील होगा तो ही वो अगली जनरेशन में जा पाएगा। उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी कम है, एक तो इतने सारे गैमीट्स, उन सब में म्यूटेशन कहीं कहीं होगा, सब में तो होगा नहीं। उसमें से भी एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन, अगर उसमें म्यूटेशन हुआ, उसमें वो म्यूटेंट एलील हुई, तब वो अगले जनरेशन में पास करेगी। ठीक है, तो ये सारा काम जो है वो चांस पे ही डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि उस पर्टिकुलर म्यूटेंट एलील का कोई सेलेक्टिव एडवांटेज है तो भैया उसी को लाओ सेलेक्ट किया जाए, बाकी को छोड़ दिया जाए ना। सब कुछ रैंडम हो रहा है, बाई चांस हो रहा है। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो जय माता दी करो। जैसे अभी मोबाइल बंट रहा है सब लोगों को, उसमें बहुत सारे लोगों का नंबर, नाम नहीं आया लिस्ट में।
जबकि उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था। यहाँ भी सब चांस पे ही चल रहा है, रैंडमली चल रहा है। तो जब नेचर में सब रैंडमली चल रहा है तो हम इंसान हैं हम लोग। खैर, तो ये स्टेटमेंट समझ में आई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बोलो। अब ये टर्म जो है, नहीं सर। अब ये जो टर्म है फिक्सेशन, इसकी अगर हम बात कर लें कि व्हाट डू वी मीन बाय फिक्सेशन, तो फिक्सेशन का मतलब हमने अभी मोटा मोटा आपको बताया था कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो किसी एलील की 100% हो जाती, सिर्फ वही एलील पाई जा रही हो किसी भी इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज में, तो इसका मतलब कि वो एलील फिक्स हो गई है उसमें। अब उस एलील में कोई वेरिएशन नहीं आएगा क्योंकि इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्म मौजूद ही नहीं है। तो फिक्सेशन का मतलब कि इट इज द चेंज इन अ जीन पूल, change in a gene pool from a situation where there exist at least two variants of a gene, यानी कि एलील की बात कर रहे हैं, एलील्स in a given population to a situation where only one allele remains। समझिएगा, फिक्सेशन का मतलब क्या है? ये जीन पूल में आने वाले चेंज को बताता है। और वो कैसा चेंज? जहाँ पे पहली सिचुएशन में एलील के दो वेरिएंट्स मौजूद थे और उस सिचुएशन से बदल के जो दूसरी सिचुएशन आई जहाँ पे सिर्फ एक एलील बचा, तो उसी को हम कहते हैं फिक्सेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वंस द frequency of the allele is at 100%, that is being the only allele present in any member, it is said to be fixed in a population। ओनली एलील में ये मत कंफ्यूज हो जाना कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो एक ही एलील उसमें रहेगी, नहीं। एलील का टाइप का बात हो रहा है कि अगर ये वाली है तो सिर्फ यही वाली रहेगी, कैपिटल ए नहीं आएगा उसमें। तो आप समझ गए जीन पूल क्या होता है? व्हाट इज जीन पूल? Sum total of genes of all member of a species. तो इट इज द सम टोटल ऑफ या सेट ऑफ all genes or alleles in any population of a species। तो फिक्सेशन की वजह से जीन पूल में चेंज आ रहा है। पहले जीन पूल में सिचुएशन 1 जब थी दोनों एलील मौजूद थी, ये हो गई हमारी सिचुएशन 1। और फिर फाइनली जब सिचुएशन 2 आई तो यहाँ पर सिर्फ सपोज करो ये वाली एलील बची। तो दिस इज कॉल्ड एज फिक्सेशन। ठीक है।
दिस वॉज अबाउट न्यूट्रल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मॉलिकुलर इवोल्यूशन।